नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकलव्य आईएएस में। मैं पुनः हाजिर हूँ प्रोफेसर सुजान नेगी। और आज मैं पुनः आपसे लेक्चरर एग्ज़ाम, उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रश्नों के संबंध में विचार करूँगा, उनके बारे में थोड़ा विश्लेषण करूँगा। और वही पैटर्न जो पिछले लेक्चर में मैं लेके आया था कि कुछ प्रश्न मैंने 2021 के लिए हैं और उसी आधार पर कुछ और प्रश्न कैसे आयोग पूछ सकता है, उसके संदर्भ में मैं आपके साथ कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों, आज जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं और मुझे आशा है आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो प्रश्न मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ये आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न उत्तराखंड लेक्चर 2021 में पूछा गया था। प्रश्न था, डिसिप्लिन मस्ट बी बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड एंड लव, कंट्रोल्ड एंड लव सेड बाय। अब इसमें डायरेक्टली, जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया है कि उत्तराखंड लेक्चरर में अधिकतर प्रश्न फैक्ट बेस्ड आते हैं। ये पूछा जाता है कि ये फलाना डेफिनेशन किसकी है, ये कोटेशन किसका है, ये बुक किसकी है, ये थ्योरी किसकी है। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, है ना। बहुत घुमा फिरा के कोड बेस देना, असर्शन रीजन कम देखे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आयोग इस बार वो नहीं पूछेगा, हमें उसके संदर्भ में भी तैयारी करनी है और उस तरह के प्रश्न मैं आगे वाले वीडियोस में लेके आऊँगा। चलिए फिलहाल अभी हम अपने इस प्रश्न को देखते हैं कि डिसिप्लिन मस्ट बी बेस्ड ऑन एंड कंट्रोल्ड ऑन लव। डिसिप्लिन मस्ट बी बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड ऑन लव। अनुशासन प्यार पर आधारित और नियंत्रित होना चाहिए, किसने कहा है? तो दोस्तों, ये कहा है पेस्टोल्जी ने। पेस्टोलॉजी का एक एक कीवर्ड आप याद रखिए, जहां पर लव हो जाए, है ना, लव जैसा वर्ड आ जाए, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो, वहां पर पेस्टोलॉजी को आप हमेशा याद रखिएगा। आपका आंसर होना चाहिए पेस्टोलॉजी। तो दिस क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन उत्तराखंड लेक्चर 2021। अब देखते हैं इसी आधार पर और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाली परीक्षा में। ठीक है, लेट्स सी। तो जो प्रश्न मैं आज लेके आया हूं इसी से संबंधित वो है कि हु इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अप्रोच। अभी मैंने आपको कहा, जहां पर लव कीवर्ड आ गया या चाइल्ड सेंटर्ड आ गया, वहां पर आपको पेस्टोलॉजी को मार्क करना है कि ये इनके कीवर्ड्स थे, है ना। अपने थ्योरीज में, अपने जो भी कॉन्सेप्ट ये देते थे उसमें चाइल्ड सेंटर्ड या फिर लव, अफेक्शन, यानी बच्चे को बहुत प्रेम पूर्वक और उसके लेवल पे जाके पढ़ाने की बात करते थे पेस्टोलॉजी। तो आंसर इज सी। इसका आंसर हो गया सी। ठीक है जी, सी। नेक्स्ट, हु इज नोन फॉर एडवोकेटिंग द आइडिया दैट एजुकेशन शुड एम फॉस्टर फ्रीडम। इनमें से किसने किसने ये घोषित किया था या ये संकल्पना दी थी कि शिक्षा या एजुकेशन जो है वो व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। स्वतंत्रता विचारों की, स्वतंत्रता आचरण की, स्वतंत्रता आ, अपने अपने को एक्सप्रेस करने की, है ना, कहीं भी आने जाने की, यानी दिमागी खुलेपन की स्वतंत्रता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। कौन? रूसो, पेस्टोलॉजी, डेवी या फिर रसेल, इनमें से कौन? तो ये स्वतंत्रता का कीवर्ड किसका है? रूसो, जो जीन जैक रूसो। तो आंसर इज ए। इसका आंसर है ए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन क्या है? जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? प्रिपरेशन फॉर लाइफ, मीन ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मेथड ऑफ इम्पोजिंग डिसिप्लिन। जीवन की तैयारी है, जीविकोपार्जन का साधन है, एक आजीवन प्रक्रिया है,
अनुशासन लागू करने वाला है। तो डेवी के अनुसार शिक्षा जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा ये नहीं है कि आपने 10वीं पास कर लिया, 12वीं एमए बीए पीएचडी कर लिया तो खत्म। शिक्षा जीवन भर चलती है। जब हम पैदा होते हैं तो आप अपनी आँख खोलते हैं, अपने आसपास देखने लग जाते हैं, तब से और जब मृत्यु तक, है ना, पालने से लेकर शमशान तक की प्रक्रिया है। हम सीखते हैं, हम अपने आस पड़ोस के लोगों से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने भाई बहनों से सीखते हैं, अपने विद्यालय में सीखते हैं, है ना। तो सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, दूसरे लोग हमसे सीखते हैं। तो ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। तो ठीक है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, ये किसने कहा? हमारे जॉन डेवी ने कहा। ठीक है। नेक्स्ट, which philosopher believes that discipline should be firm but not harsh, guided by reason and love? देखो देखो, फिर लव आ गया। अब मैंने आपको बार बार बताया कि जहां भी लव की आएगा या चाइल्ड सेंटर्ड कीवर्ड आएगा, वहां पर आपका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। तो इसका आंसर पेस्टोलॉजी है, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ विच होज एजुकेशनल फिलॉसफी। इनमें से किसकी एजुकेशनल फिलॉसफी लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है? जॉन डेवी की, पेस्टोलॉजी की, रूसो की या फ्रेबल की? तो याद रखिएगा, लर्निंग करके सीखना, एक्टिविटी से सीखना, प्रोजेक्ट से सीखना, फील्ड वर्क से सीखना, बच्चे खुद करें, एक्सपेरिमेंट करें, है ना। जीवन के जो आम माहौल है, जो जीवन का माहौल होता है, जो आम जीवन की समस्याएं हैं, उनमें रहकर बच्चा सीखे, वो ये बात करते हैं हमारे जॉन डेवी साहब। तो जॉन डेवी हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ये किसने दिया? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, करके सीखने वाला कॉन्सेप्ट। और अभी जो हमारा 2020 एनईपी आया वो भी इस पर फोकस करता है कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ करें, करवाएं, ऐसे प्रोजेक्ट दें, ऐसे होमवर्क दें, असाइनमेंट्स दें, जिसमें वो खुद काम करने के लिए कुछ करें और उस करने के बाद वो सीखें। कोई एक्सपेरिमेंट करें, कोई प्रोजेक्ट करें, कोई मॉडल बनाएं, कहीं घूमने जाएं तो वहाँ से सीखें, किसी फील्ड में जाएं तो वहाँ से सीखें। तो दिस कॉन्सेप्ट in our NEP 2020 has been taken from John Davy, करके सीखना। ठीक है। this next, how many areas are included in Digital India program? ये प्रश्न अगेन उत्तराखंड लेक्चर 2021 में पूछा है। देखिए, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट पूछ रहा है आप कि कितने प्रोग्राम हैं। तो इसके हैं 9 प्रोग्राम। 9 प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट आपको दी हुई है, आप पॉज करके इनको देख सकते हैं। तो याद रखना है आपको, जो डिजिटल इंडिया है उसमें 9 बेसिक प्रोग्राम्स हैं। अब इसी क्वेश्चन जो ये इन्होंने डिजिटल इंडिया का 21 में पूछा है, इससे रिलेटेड और कौन से प्रश्न पूछ सकता है आयोग आने वाली परीक्षा में? देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान दीजिएगा नॉट पर, नॉट अ पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया का कौन सा पिलर नहीं है? वही उन 9 में से कौन सा नहीं है? ई गवर्नेंस बिल्कुल है, ब्रॉडबैंड हाईवेज बिल्कुल है, स्किल डेवलपमेंट बिल्कुल है, यूनिवर्सल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो दूसरे प्रोग्राम से गवर्नमेंट के, हर घर बिजली, घर घर बिजली, कुटीर योजना आदि आदि, वो सब है ना। ये तो बिजली तक सार्वभौमिक पहुंच डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का पिलर नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, विच इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया एम्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू रूरल एरियाज? डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कौन सा प्रोग्राम इनमें से, डिजिटल लॉकर, NOFN, ई क्रांति या माय गवर्नमेंट में कौन सा प्रोग्राम रूरल एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है? तो ये है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFL भी इसे कहते हैं, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इसके द्वारा रूरल एरियाज को शहरों से
सरकारी कार्यालयों से जोड़ा जाता है, यानी वहाँ की पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से शहर के सरकारी दफ्तरों से और दूसरे संस्थानों से जोड़ा जाता है, ताकि वो उन वहाँ प्राप्त होने वाली सुविधाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर पाएं। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ई क्रांति। ई क्रांति का डिजिटल नेटवर्क में क्या मतलब है? ई क्रांति से क्या समझते हैं? ई क्रांति का मोटिव क्या है? टू प्रोवाइड हेल्थ केयर services, to promote digital literacy, to deliver government services electronically, to improve cyber security। तो इसका आंसर है सी, टू डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली, यानी ई गवर्नेंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। गवर्नमेंट सर्विसेज को आपको इलेक्ट्रॉनिकली आप हासिल कर पाए। आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट या किसी का डेथ सर्टिफिकेट या कोई राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि सब ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई कर पाएँ, और ऑनलाइन ही उसको जब वो अप्रूव हो जाए, बन जाए, तो ऑनलाइन ही उसको डाउनलोड कर पाएँ। आपको ऐसा नहीं किसी सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़े, लाइन में खड़ा होना पड़े, वो सब करने की ज़रूरत अब नहीं है। तो ई क्रांति क्या देती है? गवर्नमेंट सर्विसेज को की डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिकली देती है। नेक्स्ट, डिजिटल लॉकर। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सब अपने मोबाइल में डिजी लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। तो किस लिए यूज होता है डिजी लॉकर? ये होता है स्टोरिंग एंड शेयरिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। ये तो बहुत सिंपल सा है। तो डिजी लॉकर या डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल हम अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमारी मार्कशीट हो गई, डिग्रीज हो गई, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस आदि आदि, है ना, वो सब हम उसमें डिजिटली सेव कर सकते हैं और डिजिटली उसको शेयर भी कर सकते हैं। किसी डिपार्टमेंट को उसकी एक्सेस भी दे सकते हैं अपने थ्रू, है ना। तो ये सब हमें डिजिटल लॉकर के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था अगेन उत्तराखंड लेक्चर 2021 में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIET? बहुत बार सुना होगा आपने, दूरदर्शन में आता था CIET। CIET का फुल फॉर्म है, इसमें से फुल फॉर्म पूछा है, कुछ 4-5 दिए हुए हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। कंबाइंड, ये दो तो नहीं होंगे, इन दो में से बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एंड, यहाँ पे केवल एंड लगा दिया गया, लेकिन इसमें एंड नहीं है। दिस इज द ए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, केंद्रीय संस्थान फॉर शैक्षिक तकनीकी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, एंड वाला को टिक करके मत आइएगा अगर ये प्रश्न दोबारा पूछा जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछ सकता है आयोग आने वाले भविष्य में, कि विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को कौन सा संस्थान रेगुलेट करता है या ओवरसी करता है, यानी CIET किस संस्थान के अंडर आता है। तो क्या ये UGC के अंडर आता है, क्या ये NCERT के अंदर आता है, NTA के अंदर आता है, या AICTE के अंदर आता है? तो देखिए, ये आता है आपके नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी NCERT के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, CIET कम्स अंडर NCERT, उसके तहत काम करता है। नेक्स्ट, अगेन CIET प्राइमरली फोकस ऑन, बहुत सिंपल, इसके फुल फॉर्म में ही है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है, लेकिन ध्यान एक चीज बात का दीजिएगा, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्कूल लेवल तक ध्यान देता है, हायर लेवल पे नहीं। ठीक है, NCERT आप जानते हैं, NCERT की बुक स्कूल्स में चलती है और NCERT के अंडर CIET आता है। तो यहाँ जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये काम करता है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके एनहांसमेंट के लिए, है ना, उसके डेवलपमेंट के लिए, वो ये सब किसके लिए करता है? स्कूल एजुकेशन के लिए। अच्छा, ये हो गया, आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएटिव ऑफ CIET फॉर डिजिटल लर्निंग?
सीआईटी ने डिजिटल लर्निंग के लिए कोई एक इनिशिएटिव किया है, वो कौन सा है? स्वयं है, दीक्षा है, ईपीजी पाठशाला है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, कौन सा है? तो ये है आपका बी, दीक्षा। बहुत बार सुना होगा दीक्षा प्लेटफॉर्म। ये जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। याद रखिएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, एसएचए इसने यहां से ले लिया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, एसएचए शेयरिंग से ले लिया है। तो याद रखिएगा, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो सीआईटी ने आरंभ किया है, और ये टीचर्स और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीचिंग कंटेंट, वीडियोस आदि आदि की एक्सेस प्रदान करता है। ठीक है, वहां पे आपको लॉगिन करके यू कैन इजीली एक्सेस वेरियस टीचिंग रिसोर्सेज, लर्निंग मटेरियल, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर दीक्षा प्लेटफॉर्म। ठीक है, नाउ द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स, NROER, is initiative of AICT, UGC, CIT, NTI। याद रखिएगा, NROER यानी नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स भी CIET का ही इनिशिएटिव है, और ये भी एक प्लेटफॉर्म ही है जो क्या करता है, कंटेंट प्रोवाइड करता है। वैसे दीक्षा टाइप का ही प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमारे टीचर्स, हमारे छात्र एक्सेस कर पाते हैं ऑनलाइन टीचिंग कंटेंट्स को, वेरियस वीडियोस को, आपके डॉक्यूमेंट्रीज को, और टीचिंग मटेरियल आदि आदि। अपनी क्वेरीज भी यहाँ पे ये पोस्ट कर सकते हैं, तो एक्सपर्ट वहाँ से फिर उस क्वेरीज का रिप्लाई करते हैं। इसमें आपको वीडियोस मिलते हैं, इंटरेक्टिव कंटेंट मिलता है, सिमुलेशन जो मैंने बताया था आपको, उसके थ्रू भी सिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इज लिंक्ड टू CIT फॉर फैसिलिटिंग ऑनलाइन training of teacher training, sorry, which of the following platform is linked to CIT for facilitating online teacher training? टीचर ट्रेनिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म CIT ने बनाया है? स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे, केवल टीचर, स्वयं, मूक्स, निष्ठा और ज्ञान। तो ये है आपका सी, निष्ठा। निष्ठा प्लेटफॉर्म बनाया है CIT ने, और ये निष्ठा प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, यानी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स वगैरह, उनके हॉलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट। तो निष्ठा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्कूल के टीचरों को और स्कूल के हेड्स को, HODs को, प्रिंसिपल को ट्रेन करता है। प्रिंसिपल, HODs या आपके वाइस प्रिंसिपल को ट्रेन करता है कि कैसे स्कूल को हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, है ना, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतरीन तरीके से चलाना है, आदि आदि। और टीचर्स को क्लासरूम मैनेजमेंट, लेक्चर प्लानिंग, है ना, आदि आदि के बारे में ट्रेन करता है, या कुछ भी नया टीचिंग में आया है तो उसके बारे में ज्ञान वगैरह प्रदान किया जाता है निष्ठा प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, इतने से थे आज MCQs, और MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs थे। इनमें से जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मुझे आशा है आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा, और आप जल्दी से जल्दी एकलव्य IAS में एनरोल करेंगे। 5 नवंबर से क्लासेस आरंभ हैं, एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा बैच 5 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो मुझे आशा है और पूरी उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द एनरोल करेंगे, और हमारे संस्थान में चल रहे लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी जो भी हम करवा रहे हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे। स्वर्णिम अवसर है, ज़रूर फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और आशा है आप लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन हम आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे, प्रॉपर कंटेंट दे पाएंगे। वीकली आपका MCQ टेस्ट लिया जाएगा सेम पैटर्न पर जैसा आयोग पूछेगा। तो क्लासेस ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, जो भी मोड आपको पसंद हो प्लीज़
उसमें एनरोल करिए। चलिए फिर मिलूँगा आपसे कुछ और बेहतरीन एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।